सादर नमस्कार मित्रों आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई 8 जंतुओं की संरचना एवं कार्य के बारे में। इसमें हम जंतुओं के कई प्रकार के अंग तंत्रों के बारे में पढ़ चुके हैं। उनमें मुख्य रूप से परिवहन तंत्र के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। परिवहन तंत्र में हमने मुख्य रूप से हृदय के बारे में पढ़ा तथा यह भी पढ़ा कि हृदय से जो नलिकाएं रुधिर को शरीर के सभी अंगों तक ले जाती हैं उन्हें हम धमनी कहते हैं, जबकि शरीर से सभी रुधिर को जो नलिकाएं इकट्ठा करके लाती हैं हृदय तक उन्हें हम शिरा कहते हैं। हमने यह बताया था कि यदि हम जल के एक बूंद को ध्यान से सूक्ष्मदर्शी से देखें तो पाएंगे कि उसमें विभिन्न प्रकार के जीवाणु अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास आदि पाए जाते हैं जो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। आइए अब हम जंतुओं की संरचना और आकार में एक नए अंग तंत्र उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं कि जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। अधिकांशतः ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो सांस से बाहर निकाली जाती है। इसी प्रकार कुछ ऐसे अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ द्रव के रूप में निकलते हैं। इससे बाहर निकालने का कार्य विशेष अंगों द्वारा किया जाता है, जिसे हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। मनुष्य में 2 वृक्क सेम के आकार के बीज के पाए जाते हैं। यही द्रव के रूप में उत्सर्जी अंग, जिसे हम यूरिया कहते हैं, उससे वृक्क निकालता है, अर्थात वृक्क रुधिर से यूरिया को छानता है और विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थों को भी छानने का काम करता है, जिससे रक्त शुद्ध हो जाता है और उसमें से यूरिया निकलकर मूत्रवाहिनी व मूत्राशय की सहायता से मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालने का कार्य किया जाता है। मनुष्य में यदि हम उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो उत्सर्जन तंत्र में 4 मुख्य अंग पाए जाते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वृक्क की होती है। उसके बाद मूत्रवाहिनी जो नली के संरचना की आकार की होती है। उसके बाद एक बड़ा सा आकार का मूत्राशय होता है, जिसमें मूत्र जो यूरिया के रूप में इकट्ठा होता है तथा वह कुछ देर बाद मूत्र मार्ग द्वारा वह यूरिया बाहर निकाल दिया जाता है। यूरिया जो होता है हमारे शरीर में लगभग 2.5% जल में घुलनशील यूरिया होती है, जो मूत्र के रूप में हम बाहर निकालते हैं। इस प्रकार यदि हम बात करें तो पाएंगे कि हमारे उत्सर्जी तंत्र में मुख्य रूप से 4 प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जिनमें वृक्क जो 2 सेम के आकार का होता है, मूत्रवाहिनी जो नलिका का संरचना होती है, तीसरा मूत्राशय और चौथा मूत्र मार्ग। इस प्रकार हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग होते हैं। हमारे शरीर में अन्य उत्सर्जी अंग भी कार्य करते हैं, जैसे त्वचा से जो पसीना निकलता है त्वचा भी एक प्रकार के उत्सर्जी अंग का काम करता है। यदि हम वृक्क के अंदर की संरचना को जानें तो पाएंगे कि वृक्क में छोटी छोटी कई प्रकार की अनियमित आकार की संरचनाएं होती हैं, जो रुधिर को छानने का काम करती है, जिसे हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। और ये एक वृक्क में लाखों की संख्या में होती है, जो अलग अलग रुधिर की नलिकाओं से यूरिया को छानने का काम करती हैं। इस प्रकार रुधिर से यूरिया छानकर मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में इसे भेज देती हैं। इस प्रकार उसमें जो कप के आकार की जो नेफ्रॉन्स में संरचना होती है, उसे हम बोमेन्स कैप्सूल के नाम से जानते हैं, जिन्हें बोमेन्स कप भी कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो वृक्क होता है जिसे हम किडनी कहते हैं, यह भी बिल्कुल सेम के आकार के बीज की तरह होता है। हमारे शरीर में जो किडनी होती है, बाएं किडनी ऊपर होती है और दाहिने किडनी नीचे होती है। इस प्रकार यह उत्सर्जी अंग कार्य करता है।
आइए हम और भी चीज़ जानते हैं कि वयस्क एवं स्वस्थ मनुष्य में एक गुर्दा अर्थात एक किडनी का भार लगभग 150 ग्राम होता है। एक वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र बाहर निकालता है, जिसमें 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अर्थात 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। वृक्क के निष्क्रिय हो जाने पर कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उनमें से अपशिष्ट पदार्थों को निकाला जाता है। इस क्रिया को हम डायलिसिस कहते हैं। आजकल किडनी या वृक्क के निष्क्रिय हो जाने पर अक्सर यह कई बार आदमियों में देखने को मिलता है कि वृक्क निष्क्रिय हो जाता है, जिससे डायलिसिस की क्रिया करनी पड़ती है जो हॉस्पिटल में होती है। कई प्रकार के जो उत्सर्जी जो जीव होते हैं, चाहे वह एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय, जिसमें से अमीबा, स्पंज, हाइड्रा, केचुआ, ये सब ऐसे जीव हैं जिनमें जो उत्सर्जी अंग होते हैं अलग अलग तरह के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रा में भोजन अंदर आने का और बाहर जाने का एक ही अंग होता है। अमीबा में कोई उत्सर्जी अंग नहीं होते, लेकिन जो फूड पार्टिकल अर्थात भोजन जब अंदर आता है तो लाइसोसोम से मिल करके वह पच जाता है और पुनः एक दूसरी तरफ से निकाल दिया जाता है। यदि हम स्पंज की बात करें तो स्पंज का जो ऊपरी सिरा खुला होता है, जिसे हम आस्कुलम कहते हैं, आस्कुलम से भोजन अंदर जाता है और वहीं पच करके पुनः आस्कुलम द्वारा ही भोजन बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार हाइड्रा में भी भोजन अंदर आने और बाहर जाने की जगह एक ही होती है। केचुए में जो उत्सर्जी अंग होते हैं वह नेफ्रीडिया होता है। केचुए में कई नेफ्रीडिया पाए जाते हैं जो केचुए के शरीर का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है उसे बाहर लाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार उत्सर्जी अंग कई तरह के होते हैं। अब हम बात करते हैं जनन अंग की। प्रत्येक जीवधारी में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जीवधारी के इस लक्षण को हम प्रजनन कहते हैं। जिन अंगों की सहायता से प्रजनन क्रिया होती है उन्हें जननांग या प्रजनन अंग कहते हैं। कुछ जंतुओं में नर एवं मादा जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं, जिन्हें एक लिंगी जंतु हैं। आप मनुष्य के नर जनन अंग को देख रहे हैं। इनमें कई सारे भाग होते हैं जो अलग अलग कुछ शरीर के अंदर होते हैं और कुछ शरीर के बाहर होते हैं, जिनके हम इनके अलग अलग भाग को आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। ऐसे हमारे कई जंतु हैं जिनमें जनन अंग होते हैं। कुछ एक लिंगी होते हैं और कुछ द्विलिंगी होते हैं। एक लिंगी जंतुओं में मादा जननांग अलग होता है और नर जननांग अलग होते हैं। खास तौर से यदि हम बात करें जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य आदि में नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों पूर्णतः विकसित होते हैं। मनुष्य में मुख्य नर जनन अंग जो होता है वृषण और मादा जनन अंग को अंडाशय कहते हैं। कुछ ऐसे जंतु भी होते हैं जिसमें नर एवं मादा जननांग एक ही जंतु में होते हैं, जैसे केचुआ, उन्हें द्विलिंगी जंतु कहते हैं। अमीबा जैसे एक कोशिकीय में अलग से प्रजनन अंग नहीं होते, चाहे हाइड्रा में भी नहीं होते। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।